पहले समझा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम रेप्लिकेशन में जो शब्द का उपयोग होता है उसका बात करते हैं। देखो एक डीएनए है, ऐसे लेते हैं। डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो धागे का बना होता है। और दो धागे का बना होने का मतलब क्या है, आपका एक धागा जो है और दूसरा धागा जो है ना एक दूसरे का क्या है, विपरीत दिशा में सजा होता है। हाँ, पैरेलल होता है एक दूसरे का, ऐसा हम लोग पढ़े थे पीछे, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा। तो अगर हमको पहले लेना है तो ऐसे करके एक मान लीजिए इसका 5 इंच है तो इसका क्या होगा 3 इंच होगा, इसका 3 इंच होगा तो इसका क्या होगा 5 इंच होगा। इसमें अगर एडेनिन होगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से दूसरे आपका क्या दूसरे थ्रेड से। हाँ, इसमें अगर जो है ना साइटोसिन होगा या ग्वानिन होगा तो वो साइटोसिन से आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरे थ्रेड का, दूसरे धागे के साइटोसिन से जुड़ा हुआ होगा। अगर एक पर आपका जो है ना थाइमिन होगा तो दूसरे के साथ क्या होगा एडेनिन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा हम लोग चेरलम के नियम वगैरह से पढ़े थे और डीएनए का जो संरचना पढ़े थे उसमें भी ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो ये है आपका मदर डीएनए, मतलब वो डीएनए जो आपका आगे चल के ओल्ड डीएनए भी कर सकते हैं, जिसमें रेप्लिकेशन होना है। छोटा नहीं होता है, हम एक दिखाना चाह रहे हैं केवल एक साथ। देखो वो हिस्सा डीएनए का जिस पर एक साथ जो है ना रेप्लिकेशन होने का प्रोसेस शुरू होता है उसको कहते हैं हम क्या रेप्लिकॉन। अब इस पर क्या होता है, कुछ प्रोटीनस जो है ना कंपाउंड्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं और कुछ एंजाइम्स आता है और वो आपका जो है ना एटीपी के मदद से इसको तोड़ देता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं सम, या कुछ हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में लिख देते हैं कुछ प्रोटीन रचना प्लस कुछ एंजाइम्स, सम एंजाइम्स प्लस एटीपी या लोग जीटीपी भी लिखते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में बताए थे आपको। ये आएगा यहाँ पर और आने के बाद क्या करता है, ब्रेकेज ऑफ एच बॉन्ड्स को तोड़ देता है। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको हम बताए थे कि दोनों जो आपके धागे होते हैं, दोनों जो थ्रेड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। अब ब्रेकेज ऑफ एच बॉन्ड जैसे ही करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, असर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों के दोनों धागे एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। नतीजतन यहाँ पर ऐसा धागा बन जाएगा, सॉरी ऐसी रचना मिल जाएगी। और इसमें आपका एक में एडेनिन था, एक में ग्वानिन था और एक में आपका क्या था थाइमिन था। ऐसा कुछ एक धागा इधर हो गया, एक पर क्या था थाइमिन था, एक पर आपका साइटोसिन था और एक पर क्या था आपका थाइमिन के सामने कौन होगा एडेनिन होगा। ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग अलग हो गए। एक पर आपका 5 इंच है, 3 इंच था इधर, तो इधर क्या हो गया 3 इंच और 5 इंच, और इधर क्या है 5 इंटू 3 इंच, ऐसा दो धागा मिल गया। अब इसी धागे को हम टेम्पलेट्स कहते हैं, क्यों भाई, इसी पर अब क्या होने वाला है, आपका कुछ एंजाइम्स आएगा और वो एंजाइम्स क्या करेगा, इसको आप पर इस पर जो है ना जोड़ देगा, क्या पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो इस पर जो है आपका डीएनए का धागा बनाने वाला है। इस पर अब आने वाला है
पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स आने वाले हैं। और ये पॉलीमरेज एंजाइम्स जब आएंगे तो इन दोनों धागों पर क्या करेगा, नया धागा बना देगा। एडमिन पर बन लिख लेते हैं, एडमिन वाले के साथ जो है एक और धागा यहाँ बनाएगा, थायमिन वाला होगा यहाँ पर बेस, जो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। इधर ग्वानिन होगा, साइटोसिन है, इधर थायमिन है, तो इधर क्या हो जाएगा, एडेनिन वाला आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो धागा था उस पर भी यही स्थिति होने वाला है, उस पर भी क्या करेगा, एक आपका और धागा बना देगा। ठीक है, अभी ये जो है ना, हम इसको न तो अलग बना देते हैं, रखना ये है 3x5 ये धागा था, और ये था 5x3 धागा। देखो ये ओल्ड स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है, और ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये भी आपका न्यू स्ट्रैंड है। और इधर का जो स्ट्रैंड है ये क्या है, आपका ओल्ड स्ट्रैंड है। ये दोनों मिलकर आपका यहाँ पर जो आपका ओल्ड स्ट्रैंड कर देते हैं, स्ट्रैंड धागा, ये आपका क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। कैसा डीएनए बना दिया, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए यहाँ भी, और यहाँ भी क्या बना दिया, डॉटर डीएनए बना दिया। तो ये आप क्या देख रहे थे कि जो पुराना डीएनए था उसका दोनों धागे जो है उन्हीं पर जो है नया डीएनए का धागा बना, इसलिए इनको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा या वो स्ट्रक्चर जिस पर नया कोई रचना बनने वाला है। तो टेम्पलेट क्या हो गया, अब आराम से बता दोगे कि ओल्ड जो डीएनए होता है, पुराना डीएनए जो होता है या जो मदर डीएनए होता है जिस पर नया डीएनए बनने वाला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि रेप्लिकॉन क्या था, तो देखो ये जो आप देख रहे थे मदर डीएनए का जो हिस्सा था, इतना दूर तक देखे आप, ये क्या हुआ, इसी पर आपका रेप्लिकेशन हुआ। ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक जिस पर रेप्लिकेशन हुआ, नया आपका क्या बना, डीएनए जिस पर बना, इसी को कहते हैं रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन डीएनए में क्या है, यूनिट है रेप्लिकेशन का, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ओल्ड डीएनए से या मदर डीएनए से डॉटर डीएनए बनने तक की प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। अब इस रेप्लिकेशन की घटना में क्या क्या घटना घटी, पहले जो है ना ओल्ड डीएनए के धागे एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों धागे, और उस पर कुछ एंजाइम के मदद से, पॉलीमरेज एंजाइम के मदद से नए धागे बन गए। वो अगर 3x5 थे तो उसपे जो नया धागा बना वो 5x3 बना, और अगर वो 5x3 थे तो उस पर जो नया धागा बना वो 3x क्या बना, 5 बना। आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे कि जो भी आपके नए धागे बने हैं वो पुराने धागे पर ही बने हैं, पुराने धागे के अनुसार ही बने हैं। इसीलिए पुराने जो धागे स्ट्रैंड जो थे, पुराने जो स्ट्रैंड थे डीएनए के, वो क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट्स कहलाएंगे। और ये जो दोनों नए डीएनए बने हैं जिसमें एक आपका धागा क्या है, पुराना है, और एक धागा क्या है, नया है, तो नया जो डीएनए बन गया पूरा का पूरा, जिसको डॉटर डीएनए बोल रहे थे, उसका एक धागा क्या था, ओल्ड था, पुराना था, और एक धागा कैसा था, नया था। इसलिए ऐसे रेप्लिकेशन को करते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, आराम से बता दोगे,
डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें जो नया डीएनए बनता है उसके एक धागा जो होता है उसका वो पुराने धागे डीएनए का धागा होता है, जबकि दूसरा धागा जो होता है वो आपका क्या होता है, नया बनता है। अर्थात प्रत्येक नए डीएनए में एक धागा पुराना और एक धागा नया होता है। इसलिए ऐसे रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर एक शब्द है, जरा सा देख लो इन दोनों डीएनए को, ओल्ड वाले दोनों डीएनए को देख लो, दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे के एकदम हूबहू सेम है। और अपने ही नहीं, अपने पूर्वज के भी हूबहू सेम है। जो उसका जिस डीएनए से वो बने हैं उस डीएनए का भी क्या है, हूबहू सेम है। इसलिए इनको आपस में और उसके साथ भी क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं, फोटो कॉपी कहते हैं। तो रेप्लिका भी इनको कहेंगे हम। क्यों कहेंगे, सिमिलर टू ईच अदर है ना, दोनों के दोनों जो धागे हैं वो क्या होते हैं, न्यू डीएनए सिमिलर टू ईच अदर एंड दी ओल्ड डीएनए, ओल्ड जो डीएनए था उसके जैसा भी और अपने के भी एक दूसरे के हूबहू सिमिलर है। और इस घटना के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं। तो रेप्लिकॉन क्या हो गया, रेप्लिकॉन आंख बंद करके बता देना, रेप्लिकॉन जो है ना वो यूनिट है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ बात को मैं तो लिख सकते हैं, रेप्लिकॉन कोई पूछे कि क्या है तो आराम से बता देना, रेप्लिकॉन क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब फोटो कॉपी, रेप्लिका यहाँ पर बोल रहे हैं। तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी या सेम टू सेम। और सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक क्या, न्यू स्ट्रैंड। तो जो भी नया डीएनए बनता है उसके एक धागे जो होते हैं पुराने वाले होते हैं और एक धागा क्या होता है, नया वाला होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपस में रेप्लिका कहते हैं या अपने ओल्ड डीएनए का रेप्लिका कहते हैं। तो आपको जो कुछ शब्द दिए थे अगला दिन उसको जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट डे समझ लो। रेप्लिका क्या बोले, वो आपका डीएनए, नया निर्मित डीएनए है ना, जो अपने और अपने पूर्वजों के चूंकि हूबहू समान होता है हर चीज में, बेस की सजावट में, बेस की संख्या में। अतः वो जो नया डीएनए बना है उनको आपस में क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं। या इवन पूर्वज के डीएनए का क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेस के सजावट में, क्षार के सजावट में और क्षार के संख्या के आधार पर वो एक दूसरे के हूबहू समान होते हैं। ये आपको बता रहे थे रेप्लिका के बारे में। फिर रेप्लिकॉन के बारे में, रेप्लिकेशन की इकाई को रेप्लिकॉन कहते हैं, यूनिट को रेप्लिकॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि डीएनए बड़ा होता है और समय कम होता है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन कब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, जब सेल डिवीजन होता है, किसी सेल में डिवीजन होता है। तो चूंकि समय कम होता है इसलिए कई जगहों पर डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ शुरू हो जाता है। और ये जो एक साथ शुरू होता है उसी को कहते हैं, उस छोटे छोटे हिस्से को जहां पर एक बार में एक साथ पूरा होगा उसको कहते हैं रेप्लिकॉन। जैसे ऐसे समझ लो, मान लेते हैं पटना से रांची जो है ना वो क्या करना है, रोड बनाना है। अब उसका किलोमीटर मान लेते हैं वो है आपका 300 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 300 किलोमीटर अगर एक ही कंपनी बनाएगी तो उसको हो सकता है 1 साल से ज्यादा लगे समय, या 2 साल समय, 3 साल समय लग जाए। अब क्या करते हैं, वो जो 300 किलोमीटर था उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। 50 जो है ना आपका 10 किलोमीटर दूसरे कंपनी को दे दिए, 10 किलोमीटर दूसरे कंपनी को दे दिए, ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में उसको दे देते हैं।
इससे फायदा क्या होता है कि जब तक एक जगह बनेगा 10 किलोमीटर, तब तक दूसरा जगह भी बन जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब कम ही समय में आपका पूरा यहाँ से वहां तक रोड क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप देखे होंगे कहीं पर कोई लंबा रोड बन रहा हो, बड़ा रोड बन रहा हो, तो वहां पर आप देखे होंगे कि रोड जो है ना कई जगह पर एक साथ काम लग जाता है अलग अलग। तो आपको क्या लगता हो कि ये क्या है भाई, एक तरफ पूरा किया नहीं है, दूसरा जगह भी काम लगा दिया है? नहीं, वो अलग अलग कंपनी उस काम को करता है। और यही है रेप्लिकॉन, है ना। छोटे छोटे हिस्से को दूसरे दूसरे लोगों को दे दिया जाता है कि जब तक यहाँ काम होगा तब तक यहाँ भी काम हो जाएगा। और एप्लीकेशन में यही यहाँ होता है। और इससे क्या फायदा है, कम समय में डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो बात था वो आपका है किसके बारे में, रेप्लिका बता दिए, रेप्लिकॉन बता दिए। अब अगर आपसे पूछेगा कि सर रेप्लिकॉन की संख्या कितनी होगी, तो जितना बड़ा डीएनए होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेप्लिकॉन की संख्या होगा। मतलब कह सकते हो कि रेप्लिकॉन जो होता है उसकी संख्या या रेप्लिकॉन की मात्रा किसी डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट या उसके लंबाई का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को मैं तो लिख देते हैं, विभाजन में होता है उसका विभाजन के एस फेज में, एस फेज जो होता है ना उसमें आपका होता है, एस फेज में उसका विभाजन के किस फेज में बाबू, एस फेज में आपका क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है पुराने डीएनए से। हो गया। अब ये रेप्लिकॉन के बाद हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव, बात करते हैं भाई कि जो आपका नया डीएनए बनता है उसका एक धागा क्या होता है, पुराना डीएनए वाला होता है, और एक धागा क्या होता है, नया डीएनए बनता है। इसलिए पुराने निर्मित डीएनए को हम ऐसे रेप्लिकेशन को जिसमें डीएनए का एक धागा पुराना हो और एक धागा क्या हो, नया हो, क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आपको अभी बताया रेप्लिकेशन के बारे में। तो कितना, एक, और मल्टी मतलब कितना, एक से ज्यादा। वैसा डीएनए जिसमें केवल एक रेप्लिकॉन होता है उसको कहते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक डीएनए। जबकि वैसा डीएनए जिसमें आपका रेप्लिकॉन की संख्या एक से अधिक होती है उसे कहते हैं क्या बाबू, मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, मल्टी जिसमें रेप्लिकॉन की संख्या एक ही रहे तो उसको कहते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक डीएनए। लेकिन वैसा डीएनए जिसमें रेप्लिकॉन की संख्या एक से ज्यादा हो उसको कहते हैं मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए। और मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया वगैरह में क्या पाया जाता है, मोनोरेप्लिकॉनिक डीएनए पाया जाता है। इसी से एक क्वेश्चन और आता है, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में थोड़ा अंतर क्लियर आ जाता है। तो हम आपको इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जिसको यहीं पर सॉल्व किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये जो होता है आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, गोलाकार दो धागे होता है। इसमें बाबू प्रोकैरियोट्स में डीएनए। जबकि यूकैरियोट्स का अगर बात करोगे तो वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन वो लीनियर होता है, वो जो है ना वो आपका धागा रूप में होता है। तो इस बात को सबसे पहले वहां पर करेंगे। दूसरा बात जो होगा वो क्या होगा, ये चूंकि गोलाकार होता है किसका, प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में कोई स्वतंत्र जो है ना छोर नहीं होता है, क्योंकि वो गोलाकार होता है। इस तरह से दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं और गोलाकार रचना बना देते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है इस तरह से। तो लीनियर होने के कारण उसमें क्या होता है, इंड पाए जाते हैं, छोर पाए जाते हैं। तीसरा बात जो कहोगे वो क्या होता है, क्योंकि आपका जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसका ऑर्गेनिज्म जो है वही छोटा है, तो ये डीएनए भी क्या होता है, छोटा होता है। मतलब कह सकते हो कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें केवल एक ओरी पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें कई जो है ना ओरी पाया जाता है। अगला क्या हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो आपका मोनोरेप्लिकॉनिक होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो मल्टीरेप्लिकॉनिक होता है। वो ऐसे गोलाकार होता है इस तरह से। गोलाकार है और इसमें केवल एक ओरी होता है। ओरी क्या होता है, वो स्थान, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका पूरा नाम लिखे थे हम, और ऐसे आगे भी और भी पढ़ना है कई जगह पर, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं तो याद होता जाएगा। ये गोलाकार डीएनए है, इसमें एक ओरी है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो आपका लीनियर होता है, इस तरह का होता है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है, हाई होता है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरह का रचना है, ये डबल स्ट्रैंडेड रचना है। ये भी इस तरह का रचना है। इसमें भी 5 इंच और 3 इंच का बात होता है, तो फिर 3 इंच और 5 इंच का बात होगा। इसमें कई ओरी होते हैं, कई जगह पर रेप्लिकेशन जो है ना एक साथ शुरू होता है ना, इसलिए यहाँ पर हम लिखे ओरी जो होता है एक से ज्यादा होता है, इसमें ओरी एक से ज्यादा होता है। देखो, ये जो स्पेस है एक ओरी से दूसरे ओरी के बीच का जो जगह है डीएनए पर, इसी को हम कह रहे थे रेप्लिकॉन। ये रेप्लिकॉन है। तो देखो, जितना ओरी होगा रेप्लिकॉन की संख्या उतनी अधिक होगी, है ना। ये भी क्या है, रेप्लिकॉन है। तो बोलो कि क्या होता है सर, देखो डीएनए रेप्लिकेशन इस जगह पर शुरू हुआ तो यहाँ भी शुरू हो जाएगा एक साथ, यहाँ भी शुरू हो जाएगा, मतलब एक साथ 3 जगहों पर शुरू हो गया। जहां जहां ओरी होगा वहां डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ शुरू हो जाएगा, तो तीनों जगह पर क्या होता है, एक साथ खत्म हो जाएगा। तो जब तक यहाँ से यहाँ तक का होगा तब तक यहाँ हो जाएगा, तब तक यहाँ हो जाएगा, और पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है कम समय में। लेकिन इसमें बात करो प्रोकैरियोट्स में, तो इसमें क्या होता है, देखिए केवल एक ओरी होता है, ये आपका है रेप्लिकॉन। तो ओरी अगर एक है तो रेप्लिकॉन भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो डीएनए होता है कैसा होता है, सर्कुलर एंड, समझने में कहीं पे दिक्कत हो रहा हो में अंतर क्लियर हो गया। इसके लिए जो है ना लोग, ये सबसे पहले इस बात को बताया कौन कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना सेमी कंजर्वेटिव होता है, सबसे पहले इस बात को क्रिक साहब ने बताया। क्रिक का कहना था कि जिस प्रकार से डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत रूप में, और तो और जो बेस होते हैं पोलरिटी में एक दूसरे के विपरीत रूप में सजे होते हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कंजर्वेटिव हुए काम नहीं हो सकता है। जिस तरह से दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत सजे हुए थे डीएनए के, एक दूसरे के विपरीत, पोलरिटी में भी क्या था, 5 इंच ऊपर था तो दूसरे का 3 इंच ऊपर था, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अगर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होगा तो डीएनए के दोनों धागे उस रूप में नहीं सज सकते, वैसे सजे हुए डीएनए के धागे नहीं पाए जा सकते। इस बात को सर्वप्रथम किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था। यह सबसे पहले क्रिक ने बताया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या दिया गया था, हाइड्रोजन दिया गया था,
और वो आपका डीएनए, उसी से डीएनए को लेबलिंग किया गया था। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, को पकड़ा गया और रेडिएशन को पकड़ के वहां पर ये बताया गया कि ये रेडियो एक्टिव तकनीकी से ये आपका क्या है, 2 धागे है कि 1 धागे है। ठीक है, आप जानते हो थाइमिडीन, थाइमिडीन थाइमिन आपको बता दिए, और उसका जो आपका न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोसाइड था थाइमिडीन, उसको जो है ना बना के जिसमें H प्लस किया गया था, सॉरी H जो है ना उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया गया था और उसी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अगला, वो है आपका दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये बात सर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो है ना आपका सबसे प्रमुख जो आपका था वो बैक्टीरिया पर किया गया था, इचेरिशिया कोलाई पर, और इस प्रयोग को किया था मेसर्सन और स्टॉल ने। उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था और उस पर डीएनए बाइंडिंग तकनीक का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड बाइंडिंग तकनीक क्या है। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग तकनीक में हम क्या करते हैं, भार के आधार पर, उसके वेट के आधार पर डीएनए को अलग अलग बैंड के रूप में प्राप्त करते हैं। अलग अलग जो है ना वो आपका स्ट्राइप के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत भी कि इस नाइट्रोजन के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अंदाज होगा तो नाइट्रोजन जो है ना 2 एटॉमिक वेट के रूप में पाया जाता है, एक N14 और एक N15 के रूप में। ठीक है, ये जो N14 और N15 के रूप में पाया जाता है, उसी नाइट्रोजन को यहाँ पर लिया गया हैवी नाइट्रोजन के रूप में, और देखा क्या गया कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना वो के वेट में अलग होने के कारण वो जो डीएनए था वो अलग अलग वजन के हो गए और वो अलग अलग बैंड के रूप में प्राप्त हुए। हाँ, इसी को डीएनए बाइंडिंग तकनीक में यूज किया गया। थोड़ा सा इसको फिगर से आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्रकार का ऐसे डीएनए लिया गया। ठीक है, 3 प्रकार का डीएनए लिया गया इस तरह से। ये आपका एक में N15 था और दूसरा जो धागा था उसमें भी N15 लिया गया। ठीक है, दोनों धागों में N15 और N15 लिया गया। ध्यान थोड़ा रखिएगा, दोनों धागों में N15 और N15 लिया गया। दूसरा जो डीएनए लिया गया उसके एक धागे में N15 था और एक धागे में N14 था। ऐसा डीएनए लिया गया जिसके अलग एक धागे में N15 था और एक धागे में क्या था, N14 था। तीसरा जो डीएनए लिया गया उसके आपका एक धागे में N14 था और दूसरे धागे में भी N14 था। इसके दोनों धागे में N14 और N14 का बात था। ठीक है, अब हम बात करते, अब देखो तो अगर वेट के आधार पर कहा जाए तो सबसे ज्यादा वजन किसका होगा, N15 जो होगा ना उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा N14 के तुलना में। और N14 का वजन क्या होगा, N14 वाला जो डीएनए होगा उसके तुलना में क्या होगा, भारी होगा या ज्यादा होगा। ये क्या था, डीएनए फ्रैगमेंट्स है, डीएनए के टुकड़े लिए गए। अब ये जो डीएनए टुकड़े थे, डीएनए टुकड़े जो लिए गए इनको जो है ऐसे मिक्सचर के रूप में लेकर, समूह के रूप में लेकर एक मिक्सचर बनाया गया और मिश्रण लिया गया और इस मिश्रण को डाल दिया गया इस मिश्रण को ऐसे डाल दिया गया एक आपका मीडियम में, एक मीडियम में डाल दिया गया।
लिक्विड मीडियम था, और वो जो मीडियम था वो क्या था, सीजियम क्लोराइड था, CaCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड था। इसमें इसको डाल दिया गया। अब इसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, इसको गोल गोल ऐसे घुमाया गया, इस तरह से नचाया गया, गोल गोल इसको घुमाया गया, ठीक है। घुमाया गया मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद इसको बैठने के लिए या कुछ समय स्थिर छोड़ दिया गया, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अगर आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो मरते हैं, मतलब मरते हैं, मतलब माथा से या दूध में से जो क्रीम निकालते हैं उसमें भी क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसको भी ऐसे नचाते हैं, ठीक है। नचाने के बाद कुछ समय जब छोड़ दिया गया, क्या देखा गया कि ये जो सीजियम क्लोराइड वाला था लिक्विड, या जो आपका मीडियम था, ऐसे इसमें था क्या बाबू, सीजियम क्लोराइड था। इसमें क्या देखा गया कि डीएनए का जो है ना 3 बैंड मिला, एक ऐसे ऊपर में जो है ना डार्क रचना नजर आया, एक बीच में जो है ना डार्क रचना नजर आया, और एक जो है ना नीचे में ऐसे डीएनए आपका डार्क रचना नजर आया या बैंड नजर आया। इसी बैंड को जब देखा गया, एक ऊपर में क्या था, इसको कहा गया ऊपर वाले को अपर बैंड, बैंड या यूबी, ठीक है। बीच वाले को कहा गया मिडिल बैंड या इंटरमीडिएट बैंड, बैंड, या इसको आईबी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो था वो आपका लोअर बैंड कहलाया, लोअर बैंड कहलाया, या इसको एलबी कहा गया। अपर बैंड जो था उसमें जब देखा गया तो क्या देखा गया कि इसमें जो भी आपका था डीएनए वो N14 वाला था, N14 और N14 वाला था, दोनों इसके धागों में N14 और N14 थे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो था इंटरमीडिएट बैंड वाला जो था, इसमें आपका दोनों धागों पर एक में N15 था और एक में क्या था, N14 था, ठीक है। जबकि ये आपका जो है तीसरा जो था उसमें क्या देखा गया, जो सबसे नीचे था N15 और N15 दोनों धागों में था, अर्थात जो सबसे भारी था वो लोअर बैंड में नजर आया, और जो उससे हल्का था वो इंटरमीडिएट बैंड में नजर आया, और जो उससे हल्का था वो क्या हुआ, वो अपर बैंड में नजर आया। इसी तकनीक को कहते हैं डीएनए बाइंडिंग तकनीक। तो डीएनए बाइंडिंग तकनीक क्या है, डीएनए को बैंड के रूप में प्राप्त किया जाता है, पट्टी के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसके आधार पर, उनके वेट के आधार पर, उनके वजन के आधार पर उनको सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन कराकर, ठीक है। अब इसी को हम कल